RVCC ऑनलाइन। तो आज हम लोग 9th CBSE के मैथमेटिक्स में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। लेकिन ये चैप्टर पे आने से पहले अगर किसी को नंबर सिस्टम्स और पॉलिनोमियल से सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके सीख सकते हो, राइट। तो बेसिकली आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नया लेसन लाइन्स एंड एंगल्स। तो लेसन शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा पिछले स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आसानी से एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे और निपटा देंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पुराने स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करते हैं व्हाट इज़ अ लाइन। अभी लाइन के कई सारे डेफिनेशंस हो सकते हैं, है ना। लाइन कोई बोलता है लाइन इज़ अ फिगर मेड बाय कनेक्टिंग इनफाइनाइट पॉइंट्स। ऐसा फिगर है जो इनफाइनाइट पॉइंट्स को कनेक्ट करके बना है। मैं कहता हूँ लाइन इज वन डायमेंशनल फिगर। लाइन क्या है? एक वन डायमेंशनल फिगर है विथ नो थिकनेस, जिसका बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होता है, which can be extended from both sides endlessly, है ना। लाइन क्या है? बेसिकली एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसको बिल्कुल भी थिकनेस नहीं होता, एक पतला सा लाइन होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग इनफाइनाइट पॉइंट्स, ऐसे बोल सकते हैं। विच कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ साइड्स एंडलेसली, जिसको दोनों साइड से एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। इसलिए दोनों तरफ लाइन के जो है एरो बना होता है, क्योंकि उसको इस तरीके से भी इस यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज द लाइन। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे लाइन को नाम दिया जाता है, जैसे मैंने नाम दिया है लाइन एल, तो इसको पढ़ेंगे लाइन एल। इसका नाम है एल तो पढ़ेंगे लाइन एल। तो ये डेफिनेशन है लाइन का जो ऑलरेडी पढ़ा है। फिर हमने दूसरा जो पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में वो है सेगमेंट, है ना। इंग्लिश में सेगमेंट का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ समथिंग। इंग्लिश में सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग। मैथमेटिक्स में सेगमेंट का मतलब है पार्ट ऑफ लाइन। मैथमेटिक्स में सेगमेंट का मतलब है पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का एक पार्ट है ना को सेगमेंट बोलते हैं। तो मैं लिखता हूँ सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। तो ये लाइन का अगर मैं हिस्सा निकालूंगा, पोर्शन निकालूंगा, तो ये ऐसा ही दिखेगा ना। लाइन का पोर्शन, उसको दो एंड पॉइंट्स होंगे ना। अगर मैं निकाल के रखूँगा तो इसको नाम देते हैं ए बी, और इसको लिखा जाता है इस तरीके से सेगमेंट ए बी, राइट। और अगर मुझे ए बी का मेजरमेंट पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो सिर्फ ए बी लिखने का, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। जब लेंथ लिखते हैं तो सिर्फ ए बी लिखने का, जब लेंथ नहीं लिखते हैं, सेगमेंट का नाम लिखते हैं, तो सेगमेंट ए बी इस तरीके से लिखने का। तो ये तरीका है सेगमेंट का। व्हाट इज़ अ सेगमेंट? सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स, ये पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रे के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड्स में रे के बारे में। व्हाट इज रे? रे इज formed by one end point which can be extended from one side endlessly। तो रे क्या होता है? बेसिकली रे एक ऐसा फिगर है जो एक लाइन का ही हिस्सा है, लेकिन ऐसा हिस्सा है कि एक तरफ उसके पॉइंट होगा और एक तरफ एरो होगा। आप ऐसा उल्टा भी रे बना सकते हो। तो ये एरो वाले तरफ से हम लोग कितना भी उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे कितना भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं,
ठीक है, ये रे को नाम दे दिया मैंने रे आर टी। क्या नाम दे दिया? रे आर टी। लिखेंगे कैसे? रे आर टी ही लिखेंगे। तो ये है डेफिनेशन रे का। हमने पढ़ लिया लाइन, है ना, हमने पढ़ लिया सेगमेंट, हमने पढ़ लिया रे, है ना। सेगमेंट जो है वो ऐसा पार्ट है लाइन का जो दोनों तरफ एंड पॉइंट्स देता है। रे क्या है? एक तरफ एंड पॉइंट, एक तरफ एरो। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी हैं, जो हमने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ी हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एंगल, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एंगल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है, एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। मान लो ये मैं एक एंगल बना रहा हूँ, या मान लो ऐसा मैंने कोई एंगल बनाया, तो यहाँ पे दो रेज इस्तेमाल हो रही हैं, यहाँ पे दो रेज इस्तेमाल हो रही हैं। एक ये रे है, एक ये रे है, एक ये रे है, एक ये रे है, और ये है दोनों के बीच में कॉमन एंड पॉइंट। सेम चीज़ यहाँ पे दो रेज हैं, ये है कॉमन एंड पॉइंट। अगर इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए ओ बी, तो यहाँ पे दो रेज कौन से हैं? रे ओ बी, रे ओ ए, जिसका कॉमन एंड पॉइंट है पॉइंट ओ। तो इस तरीके से यहाँ पे दो रेज हैं, बीच में एक कॉमन एंड पॉइंट है, इसलिए कहा है एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट। अब ये जो रेज हैं, ये जो यहाँ पे दो रेज हैं, इनको कहा जाता है आर्म्स ऑफ एंगल। कहा जाता है आर्म्स ऑफ एंगल। क्या कहा जाता है? आर्म्स ऑफ एंगल। और ये जो कॉमन पॉइंट है बीच में दोनों के, ये कॉमन पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट को कहा जाता है वर्टेक्स। These rays are known as arms of angles, right? These rays are known as arms of angles and common point is known as vertex. Common point is known as vertex. तो ये हो गया एंगल्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल्स। लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल्स, है ना। तो पहला जो एंगल था वो था एक्यूट एंगल। पहला जो एंगल था वो था एक्यूट एंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? बेसिकली एक्यूट एंगल क्या होता है? मान लो ये एंगल है यहाँ पे ऐसा, ये जो एंगल दिख रहा है मैंने बनाया है बीच में है, ये जो एंगल है ये है एंगल है। एंगल एक एक्यूट एंगल है। मैं कैसे बोल सकता हूँ? इफ एंगल लाइज बिटवीन 0 एंड 90, 0 और 90 के बीच में कोई अगर एंगल आता है तो उसे हम लोग एक्यूट कहते हैं। मोर देन 0 लेस देन 90। एक्यूट एंगल इज बेसिकली मोर देन 0 लेस देन 90, है ना। तो हमने एक्यूट एंगल पढ़ा। एक्यूट एंगल के बाद हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल। ना बेसिकली राइट एंगल क्या है? राइट एंगल इसको बोलते हैं बी। राइट एंगल is exactly equal to 90 degrees. Right angle is exactly equal to 90 degrees. Right angle is exactly equal to 90 degrees, है ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था obtuse angle. What is an obtuse angle, right? What is an obtuse angle? इसको C बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। obtuse angle is angle which is greater than 90 but less than 180. 90 से बड़ा, 180 से छोटा, जैसे 100 डिग्री, 110 डिग्री एक्सेट्रा, राइट। obtuse के बाद हम लोगों ने पढ़ा था, obtuse के बाद हम लोगों ने कौन सा एंगल पढ़ा था? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के पहले स्ट्रेट एंगल लिख देते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल मतलब एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल मतलब एक्चुअली स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल मतलब एक्चुअली स्ट्रेट लाइन विच इज़ इक्वल टू 180, विच इज़ इक्वल टू 180। फाइनली हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल, फाइनली हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्स एंगल। व्हाट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल बताता हूँ मैं। अभी कोई भी एंगल होता है तो ये जो बाहर वाला एंगल है ये है रिफ्लेक्स एंगल, बाहर वाला जो एंगल है वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। तो ये 5 तरीके के एंगल्स हम लोगों ने पढ़े हुए थे। एक्यूट एंगल मतलब एंगल बिटवीन 0 एंड 90 विच इज़ मोर देन 0 लेस देन 90, फॉर एग्जाम्पल 40, 50, 60। राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90। ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 बट लेस देन 180, फॉर एग्जाम्पल 110, 125। स्ट्रेट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180। रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन 180 to 360 विच इज मोर देन 180 लेस देन 360, फॉर एग्जाम्पल 200, 220, 260 एंड so on, right? So these are some things which we have already learned in lower standards। उसका एक छोटा सा रिवीजन हमने लिया, और भी कुछ चीज़ें पता नहीं है लेकिन बोर्ड पे जगह नहीं है, तो पहले क्या करो, इसे बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लो ताकि हम लोग फिर आगे की चीज़ें समझ लें। ये तो बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं। If sum of two angles is 90, then they are called complementary angles, right? In a similar way, if sum of two angles is 180 degrees, then they are called supplementary angles, है ना। अगर दो एंगल्स का एडिशन 90 है तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। अगर दो एंगल्स का एडिशन 180 के बराबर है तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, जैसे ये भी लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ाई है, राइट। आगे हम लोग पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। नाउ व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स with common vertex, कॉमन, एक्चुअली कॉमन की जगह पे यहाँ पे लिखो 1 कॉमन आर्म एंड 2 नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है दो एंगल्स का जहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होता है और दो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मान लो मैं इसको नाम देता हूँ AOB, इसको बीच में नाम देता हूँ C। तो यहाँ पे जी दो एंगल्स हैं, एक एंगल है COB ये वाला, एक एंगल है COB ये वाला, और एक एंगल दिख रहा है BOC या COB, कुछ भी कहो। तो ये BOC एक एंगल है, दूसरा एंगल है COA, दूसरा जो एंगल है वो है COA। तो मैंने लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स। ये दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है विद कॉमन वर्टेक्स, जिनका एक ही कॉमन वर्टेक्स है। ये क्या है? ये है जी कॉमन वर्टेक्स, है ना। 1 कॉमन आर्म, ये जो बीच वाला आर्म है वो दोनों एंगल्स के लिए है, तो इसको कह सकते हैं जी कॉमन
आर्म एंड टू नॉन कॉमन आर्म्स, ये जो दो है वो दोनों, ये आर्म BOC एंगल का है, ये आर्म AOC एंगल का है, तो दोनों अलग अलग एंगल्स के हैं, इसलिए ये दोनों हैं नॉन कॉमन आर्म्स। बीच में जो आता है वो होता है कॉमन आर्म, ये होता है कॉमन वर्टेक्स। तो दिस इज नोन एज एक्चुअली दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स का अगर मैं दोनों का एडिशन करूँगा तो ये बड़ा वाला एंगल बनेगा जो नॉन कॉमन आर्म्स से बनता है, राइट। एडिशन ऑफ बोथ दिस एंगल्स विल गिव AOB एज रिजल्टिंग आंसर। ये अगर दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूँगा तो मुझे AOB, ये जो बड़ा एंगल है वो मिल जाएगा, जो कि बना हुआ है नॉन कॉमन आर्म्स के साथ, राइट। अगर दोनों एडजेसेंट एंगल्स का एडिशन करूँगा तो वी गेट एंगल AOB विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू नॉन कॉमन आर्म्स। क्लियर हैं? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो देखो क्या होगा, BOC एंगल BOC एक एंगल प्लस एंगल AOC कहो या COA कहो, मर्जी तुम्हारी, एंगल AOC। अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये बड़ा एंगल बनेगा AOB, ये बड़ा एंगल बनेगा AOB। ये इस तरीके से होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। उसके बाद एक ऐसा एडजेसेंट एंगल होता है, एक क्या बोलते हैं स्पेशल केस है इसमें एडजेसेंट एंगल में, कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का है AOBC, जहाँ पे ये दो एंगल्स बन रहे, एक ये और एक बन रहा है यहाँ पे, राइट। ये दो एंगल्स बन रहे हैं, ये O जो है ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन आर्म है, और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स है। तो एक ऐसा स्पेशल केस है जहाँ पे दो नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, जहाँ पे दो कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो जब भी दो नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो उस समय वो एडजेसेंट एंगल्स को कहा जाता है एंगल्स इन लीनियर पेयर। क्या कहा जाता है? एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल्स इन लीनियर पेयर कब कहा जाएगा? एंगल्स इन लीनियर पेयर कब कहा जाएगा? जब ये नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना दें। जब नॉन एडजेसेंट एंगल्स में जब नॉन कॉमन आर्म्स, मैं लिखता हूं, जब नॉन कॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइंस बना जाएं या बना दें तो उस समय हम एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर कहते हैं। When two non-common arms of adjacent angles form a straight line, in that case we consider those adjacent angles to be linear pair, right? What is linear pair? Basically linear pair is special case in adjacent angles where two non-common arms form a straight line, and in that case क्योंकि straight line बन रहा है, in that case a straight line is formed, एडिशन ऑफ दोज एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर इज 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, राइट। तो लीनियर पेयर में एडिशन ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज 180, है ना। एडिशन ऑफ एंगल्स इन लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। देखो मैं ये जो लिख के दे रहा हूँ बीच में, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए, ये एग्जाम में थोड़ी ना पूछे जाते हैं डेफिनेशंस वगैरह ऐसे, है ना। मान लो एक हाथ कोई इजी वाला आ भी जाए डेफिनेशन तो आप लिख सकते हो ना अपने हिसाब से, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ चीज़ों को, राइट। एडिशन ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज ऑलवेज 180। तो एंगल है AOC और BOC, ये दोनों एंगल्स का एडिशन 180 होगा बिकॉज स्ट्रेट लाइन इज फॉर्म। तो ये है एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये है एंगल्स इन लीनियर पेयर। फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं।
फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, जो कि है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और बी हैं, वो इक्वल होंगे, और यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं सी और डी, वो इक्वल होंगे। ए इज़ इक्वल टू बी, सी इज़ इक्वल टू डी, इस तरीके से होता है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, देन एंगल्स फॉर्म्ड एट अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, उनका मेजरमेंट बिल्कुल सेम होगा। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमने पढ़े हैं, ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड्स में, उनका थोड़ा सा बेसिक रिवीजन ले लिया। अब कुछ एक्सियम्स भी है। एक्सियम्स क्या कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में कुछ एक्सियम्स भी मैं समझाता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, है ना। यहाँ पे शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें मैं कुछ एंगल्स बना रहा हूँ एक ही पॉइंट से, कुछ सेम वर्टेक्स से कुछ एंगल्स बना रहा हूँ। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी, ये है एंगल सी, है ना। तो एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सभी का एडिशन 180 होता है। ये पहला एक्सियम है। पहला एक्सियम क्या कहता है? एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मेजर 180, है ना। स्ट्रेट लाइन में सभी एंगल्स का एडिशन करोगे, जैसे कि यहाँ पे है ए, फिर है बी, फिर है सी, तो उसका एडिशन 180 आएगा। अब दूसरा इसी का उल्टा है। इफ़ एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स with same vertex is 180, then those angles form a straight line, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एडिशन 180 होगा, अगर एडिशन 180 है तो स्ट्रेट लाइन होगा, वाइस वर्सा है। बाकी हमको एक चीज़ और पढ़नी है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, वो है थ्योरम टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वो थ्योरम एग्जाम में बहुत बारी 3 मार्क के लिए आता है, इसलिए पहले ये नोट कर लो, तो वो थ्योरम कर देंगे। फिर हम लोग आज के लिए स्टॉप करेंगे और फिर आगे बाद में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल ये बढ़िया तरीके से नोट कर लो। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करने के लिए थ्योरम हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा जाता है, इफ़ टू लाइन्स intersect each other at a point, then opposite angles form are equal। स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद कंपलसरी डायग्राम चाहिए। 2 लाइंस बना रहा हूँ मैं, ये है ना, 2 लाइंस बना रहा हूँ, इनको नाम देता हूँ ए बी, इसको नाम देता हूँ सी डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम देता हूँ ओ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे, इसको नाम देता हूँ मैं ओ। डायग्राम के बाद हमेशा गिवन लिखते हैं, क्योंकि ये थ्योरम है, गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या है, मैं लिखता हूँ 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, और कुछ भी गिवन नहीं है ना। टू प्रूफ, मुझे प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल्स जो बन रहे हैं वो इक्वल हैं। टू प्रूफ, पहला एंगल कौन सा है? एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, उसके अपोजिट कौन सा एंगल है? डी ओ बी, डी ओ बी, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल है, यही तो प्रूफ करना है मुझे। सेकेंड वैसे ही एक और पेयर है, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू, उसके अपोजिट कौन है? एंगल ए ओ डी, ए ओ डी को डी ओ ए भी लिख सकते हो, एंगल ए ओ डी, ये अपोजिट एंगल्स है, ये मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। शुरू करता हूँ मैं प्रूफ। पहले तो मैं चारों एंगल्स को ए बी सी डी नाम दे देता, है ना। इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, ये वाला जो एंगल है इसको सी बोलता हूँ, ये वाला एंगल को डी बोलता हूँ। शुरू करते ही मैं लिखता हूँ लेट एंगल ए ओ सी बी स्मॉल ए, एंगल सी ओ बी बी स्मॉल बी,
एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी भी स्मॉल सी, वैसे ही एंगल डी ओ ए भी स्मॉल डी, एंगल डी ओ ए भी स्मॉल डी। तो आते से ही मैंने ए ओ सी को ए बोल दिया, सी ओ बी को बी बोल दिया, बी ओ डी को सी बोल दिया, एंड डी ओ ए को मैंने डी बोल दिया है। कुछ भी नहीं है, थ्योरम बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा ये थ्योरम आसान है ना। सबसे पहले सिर्फ मेरी बात गौर से सुनो, सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, और आसानी से आप इसको निपटा लोगे, कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी होगी ही नहीं, ये इतना इजी है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ से जो है, यहाँ से शुरू करते हैं ए से, है ना। तो मैं लिखता हूँ फॉर ए ओ बी, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है सभी को, यहाँ पे ऐसा है देखो, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे है ए ओ बी, राइट। और ओ से ऐसे सी निकलता हुआ दिख रहा है सभी को, राइट। ओ से ऐसे सी निकलता हुआ दिख रहा है सभी को। तो ए ओ बी तो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के एंगल्स अगर एडिशन 180 देते हैं तो उन्हें लीनियर पेयर या एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन कुछ भी कहा जाता है। ये ए है, ये बी है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 होता है। तो मैं लिखा यहाँ पे, मैंने डायग्राम तो बना लिया, मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ फॉर लाइन ए ओ बी। ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हो, और बीच में से ओ सी निकला है ना। मैंने बोला ए से शुरू करते हैं, तो इन दोनों का एडिशन 180 होगा। मैं लिखता हूँ फॉर लाइन ए ओ बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे लिखो एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्या लिखोगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर। इसको 1 बोल के छोड़ दो, बहुत ही आसान है, इसको 1 बोल के छोड़ दो। ए के बाद आगे जाओगे तो कौन मिलेगा, सी मिलेगा। ए के बाद आगे जाओगे तो कौन मिलेगा, सी मिलेगा। तो सी वाला स्ट्रेट लाइन ले लो। सी वाला स्ट्रेट लाइन क्या है, सी ओ डी। अभी मैंने ए वाला स्ट्रेट लाइन लिया था, अभी सी वाला स्ट्रेट लाइन ले लो, क्या है, सी ओ डी। तो मैं लिखता हूँ फॉर लाइन सी ओ डी, फॉर लाइन सी ओ डी। ऐसा कुछ दिखता होगा देखो, सी यहाँ पे O, यहाँ पे D है, ये बीच में ऐसा है, राइट। ये एंगल B कहाँ है, ये एंगल C कहाँ है। तो मैं लिखता हूँ फॉर लाइन सी ओ डी, बी और सी का एडिशन कितना होगा, B प्लस सी इक्वल्स टू 180 होगा, B प्लस सी इक्वल्स टू 180 होगा। फिर से एंगल्स इन लीनियर पेयर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन में एंगल्स का एडिशन 180 होता है और उसे लीनियर पेयर कहा जाता है ना। स्ट्रेट लाइन में ये एडजेसेंट एंगल्स का ऐसा केस है ना, जिसमें स्ट्रेट लाइन बन रहा है नॉन कॉमन आर्म्स का, तो लीनियर पेयर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो मैंने क्या लिया, ए से ए ओ बी वाला लाइन लिया, ए ओ बी वाला लाइन लिया, ये दोनों एंगल्स का एडिशन 180 कर दिया। ए के बाद मैं सी के पास गया, सी ओ बी वाला लाइन लिया, सी ओ डी वाला लाइन लिया, सॉरी सी ओ डी वाला लाइन लिया। ऐसे ओ से डी निकल रहा था, तो इन दोनों का एडिशन 180। पहले इन दोनों का एडिशन 180 हो गया, फिर अभी इन दोनों का एडिशन 180 हो गया, है ना। आई होप सभी को समझ रहा है। इसको मैं 2 दे देता हूँ। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2, मेरी बात ध्यान से यहाँ पे सुनना। 1 and 2, 1 का एडिशन कितना आया था 180, 2 का एडिशन कितना आया 180। दोनों का एडिशन सेम आया ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 180, b प्लस सी इज इक्वल टू 180, मतलब दोनों के RHS सेम है। ये RHS जो है ये RHS को मैच कर रहा है, मतलब दोनों के LHS भी सेम होंगे, है ना। LHS का वैल्यू भी इक्वल होगा। अगर दोनों के RHS का वैल्यू इक्वल है तो LHS के एडिशन का वैल्यू भी दोनों के इक्वल होगा। देखो इसका एडिशन 180 है, इसका एडिशन 180 है। देखो मैं समझाता हूँ, ठीक है। a प्लस बी में फर्स्ट में क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट में मैंने लिखा है a प्लस बी इक्वल टू 180, लेकिन 180 तो b प्लस सी भी है, तो इक्वल टू में b प्लस सी कर देता हूँ। आई बात समझ में। a प्लस बी किसके बराबर था, 180 के बराबर था। 180 किसके बराबर है, b प्लस सी के बराबर है, तो a प्लस बी इक्वल टू 180 की जगह पे b प्लस सी लिख दिया। या फिर ऐसा समझो कि अगर RHS इक्वल है तो LHS के वैल्यूज भी एडिशन के इक्वल ही होंगे। तो मैंने लिख दिया कि इसका LHS और इसका LHS इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों तरफ b है, b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a इक्वल टू सी। अच्छा a क्या था, देखो a था AOC, a था एंगल AOC, और c क्या था, c था DOB, c था
DOB, तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैंने इक्वल बता दिए, मैंने ये पहला पैर तो इक्वल बता दिया, अब दूसरा इक्वल बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहला प्रूफ किया है ना तो लिखने का सिमिलरली, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली वी कैन प्रूफ एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, है ना। इस तरीके से होता है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक है। हमको क्या करना है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस लेने हैं, ये है ABCD, तो यहाँ पे A कंसीडर करना है BCD। मान लो पहले मैं ये लाइन लेता हूँ तो इन दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा, इसके बाद ये लाइन पे आएंगे, फिर मैं ये लाइन लेता हूँ तो फिर इन दोनों का एडिशन 180 आ जाएगा। दोनों का 1 और 2 को इक्वेट करने का अपने को अपना जो रिजल्टेंट आउटपुट है वो मिल जाता है। आई होप सभी को ये भी समझा है थ्योरम। अगर कुछ भी नहीं समझा है आज के इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो हमें, या फिर मुझे मैसेज कर सकते हो सीधे से, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थ्योरम और बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट कर लो ताकि कल किसी को भी प्रॉब्लम ना होए।